राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत, इसमें प्रमुख रीति रिवाज और सामाजिक प्रथा। राजस्थान की सामाजिक रीति रिवाजों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। जन्म से संबंधित, विवाह से संबंधित, शोक या दुख या मृत्यु, अन्य रीति रिवाज। जन्म संबंधित रीति रिवाज। पहला है 16 संस्कार। 16 संस्कार। संस्कार का शाब्दिक अर्थ परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता से है। मनुष्य के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय संस्कृति में संस्कारों का विधान प्रस्तुत किया गया। संस्कारों का विधान साहित्य, विशेषतः ग्रह सूत्रों में मिलता है। संस्कारों का प्रचलन वैदिक काल से हुआ है। संस्कारों की संख्या 16 है। एक तो पहला है जिसमें गर्भाधान, जीवन का प्रथम संस्कार, जीवन का प्रथम संस्कार गर्भाधान, जिसका प्रचलन उत्तर वैदिक काल से हुआ है। गर्भाधान के लिए आवश्यक है कि स्त्री ऋतुकाल में हो। ऋतुकाल के बाद की चौथी से 16वीं रात्रि गर्भाधान हेतु उपयुक्त बताई गई है। मेवाड़ में इस प्रथा को बधुरात प्रथा भी कहते हैं। गर्भाधान बधुरात प्रथा भी कहते हैं। उत्सवन। दूसरा, गर्भाधान के तीसरे माह पुत्र प्राप्ति निर्मित यह संस्कार संपन्न किया जाता है। चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होने पर चंद्रमा यह संस्कार संपन्न होता है, क्योंकि यह समय पुत्र प्राप्ति के उपयुक्त माना जाता है। गर्भस्थ शिशु को पुत्र का रूप देने हेतु उत्सवन संस्कार किया जाता है। तीसरा, सीमंतोन्नयन। गर्भाधान के चौथे से 8वें माह यह संस्कार संपन्न होता है। स्त्री के केशों को या सीमांत को ऊपर उठाया जाता है। गर्भवती स्त्री की अमंगलकारी शक्तियों से बचाने हेतु किया जाता है। गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने हेतु किया जाता है। सीमंतोन्नयन संस्कार की परंपरा मारवाड़ में अग्रणी। सीमंतोन्नयन संस्कार की परंपरा मारवाड़ में अग्रणी नाम से प्रचलित है। यह संस्कार खोल भराई, अठवासी की गोद भरना इत्यादि नामों से जाना जाता है। जातकर्म। यह संस्कार शिक्षा के जन्म के समय, शिशु के जन्म के समय, इस अवसर पर शिशु को सोने की सलाखा से मधु व घी चटाया जाता है। इसे गुट्टी देना भी कहते हैं। जातकर्म। यह संस्कार शिशु के जन्म के समय शिशु को सोने की सलाखा से मधु घी चटाया जाता है। गुट्टी देना भी कहते हैं। नामकरण। पांचवा संस्कार नामकरण। बच्चे के जन्म के 10वें अथवा 12वें दिन किया जाने वाला संस्कार, उसका नाम रखा जाता है। 10वें या 12वें दिन नामकरण। निसंक्रमण। जन्म के तीसरे अथवा चौथे माह में निसंक्रमण। बच्चे की पहली बार घर से निकालकर सूर्य का दर्शन कराना या चंद्र दर्शन कराना निसंक्रमण। सूर्य का दर्शन कराना या चंद्र दर्शन कराना निसंक्रमण। अन्नप्राशन। अन्नप्राशन। जन्म के छठे माह में बच्चे को पहली बार पका हुआ अन्न खिलाया जाता है। अन्नप्राशन। इसमें दूध, घी, दही, पका हुआ चावल खिलाने का विधान था। चूड़ाक्रम या जड़ूला या मुंडन। बच्चे के पहले या तीसरे वर्ष में प्रथम बार सिर के बाल काटे जाते हैं। कर्णभेद। जन्म के तीसरे या पांचवें वर्ष में कर्णभेद किया जाने वाला बच्चे का कान छेद कर या बीध कर उसमें बाली अथवा कुंडल पहना दिया जाता था। क्षत्रिय बालक का कर्णभेद स्वर्ण की सुई से और ब्राह्मण तथा वैश्य रजत की सुई से तथा शूद्र का लोहे की सुई से किया जाने वाला विधान मिलता है। कर्णभेद संस्कार का विधान बच्चे के भविष्य में स्वस्थ रहने के उद्देश्य से हुआ। संस्कार का विधान बच्चे के भविष्य में स्वस्थ रहने के उद्देश्य हुआ। सुश्रुत ने लिखा है कि कर्णभेद अंडकोश वृद्धि, हाइड्रोसील तथा अंतर्वृद्धि के रोगों से छुटकारा दिलाता है। फिर 10वां विद्यारंभ। जन्म के 5वें वर्ष जिसमें गुरुकुल में अक्षरों का बोध कराया जाता है। 11वां उपनयन। उपनयन का शाब्दिक अर्थ समीप ले जाना। इस संस्कार द्वारा बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाया जाता था। ब्रह्मचर्य श्रम इसी संस्कार से प्रारंभ होता था। इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। उपनयन को 10 से 11 वर्ष की आयु में बालक को जनेऊ धारण, 10-11 वर्ष की आयु में जनेऊ धारण उपनयन में। उपनयन संस्कार का उद्देश्य मुख्यतः शैक्षणिक था। कालांतर में इसका उद्देश्य धार्मिक हो गया। इसे कर्मकांड के रूप में संपादित किया जाने लगा। ब्राह्मण का उपनयन संस्कार बसंत ऋतु में, क्षत्रिय का ग्रीष्म ऋतु में, वैश्य का पतझड़ में किए जाने का विधान है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही उपनयन का अधिकार था।
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ही उपनयन का अधिकार था। इन तीनों को द्विज कहा जाता था। जनेऊ धारण का श्रेष्ठ दिन श्रावण पूर्णिमा या रक्षाबंधन। जनेऊ धारण के करने का श्रेष्ठ दिन श्रावण पूर्णिमा या रक्षाबंधन माना जाता है। ब्राह्मण बालक 8वें वर्ष, क्षत्रिय बालक 11वें वर्ष, वैश्य बालक 12वें वर्ष जनेऊ धारण करता था। 12 संस्कार है वेदारंभ। इस संस्कार सर्वप्रथम उल्लेख व्यास स्मृति में मिलता है। पूर्णतः शैक्षणिक संस्कार जिसका प्रारंभ बालक के विद्याधन से होता था। प्रारंभ विद्याधन से होता था। वेदाध्ययन संस्कार के प्रारंभ में मात्र पूजा होती। केशांत या गोदान 16 वर्ष की आयु में किया जाने वाला संस्कार, जिसमें गुरु के पास रहकर अध्ययन करते हुए विद्यार्थी की प्रथम बार दाढ़ी मूछ कटवाई जाती थी। इसे केशांत संस्कार कहा गया। इस अवसर पर गुरु को एक गाय दक्षिणा स्वरूप दी जाती थी। इसी कारण गोदान संस्कार भी कहा गया। केशांत या गोदान। समावर्तन या दीक्षांत संस्कार। तो दो संस्कार है, समावर्तन या दीक्षांत संस्कार। गुरुकुल में शिक्षा समाप्ति पर किया जाने वाला संस्कार, जिसमें विद्यार्थी अपने आचार्य को गुरु दक्षिणा देकर उसका आशीर्वाद ग्रहण करता था तथा स्नान करके घर लौटता था। स्नान के कारण विद्यार्थी ब्रह्मचारी को स्नातक कहा जाता था। इस संस्कार के लिए कोई आयु निर्धारित नहीं थी। सामान्यतः यह संस्कार विद्यार्थी के अध्ययन की पूर्ण समाप्ति के पश्चात ही होता था। समावर्तन संस्कार व्यक्ति को गृहस्थाश्रम में प्रवेश। समावर्तन संस्कार गृहस्थाश्रम में प्रवेश अनुमति प्रदान। विवाह 15 विवाह गृहस्थाश्रम का प्रारंभ इसी संस्कार से होता था। स्मृति ग्रंथों एवं दर्श शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख। 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख। पहला ब्रह्म विवाह। लड़कों का पिता वेदज्ञ व शीलवान वर ढूंढता था। लड़की का पिता वेदज्ञ व शीलवान वर ढूंढता था। इस विवाह को सर्वोत्तम माना गया। वर्तमान में यह विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। लड़की को पिता वेदज्ञ व शीलवान वर ढूंढता था, ब्रह्म विवाह। दूसरा देव विवाह। इसमें यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह होता था। देव विवाह में यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह होता था। आर्ष विवाह। इसमें वर द्वारा कन्या के पिता को कन्या के बदले एक जोड़ी बेल व गाय भेंट की जाती थी। आर्ष विवाह में एक जोड़ी बेल व गाय भेंट की जाती थी ताकि वह यज्ञ क्रिया संपन्न कर सके। प्रजापत्य विवाह। इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करते हुए यह आदेश देता था कि दोनों सामाजिक व धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह करे। पिता वर से इसके लिए एक प्रकार की वचनबद्धता प्राप्त कर लेता था। प्रजापत्य विवाह। कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करते हुए यह आदेश देता था कि दोनों सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करे। पिता वर से इसके लिए एक प्रकार की वचनबद्धता प्राप्त कर लेता था। विवाह के उपरोक्त चारों प्रकार प्रशस्त अर्थात शास्त्र संगत धर्मानुकूल बताए गए हैं। कौन कौन से? प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह और ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में लड़की का पिता बढ़िया शीलवान और वेदक वर ढूंढता था, ब्रह्मा वर्मा। देव विवाह यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह। देव विवाह यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ। आर्ष विवाह इसमें वर द्वारा कन्या के बदले कन्या के पिता को एक जोड़ी बेल व गाय भेंट की जाती थी। आर्ष विवाह में। प्रजापत्य विवाह लड़की का पिता कन्या प्रदान करते हुए आदेश देता था कि दोनों सामाजिक धार्मिक कर्तव्य का निर्वहन करें। फिर इसके बाद में 5वां है आसुर विवाह। कन्या का पिता धन लेकर बेच देता था कन्या को। आसुर। गंधर्व विवाह यह परिणत प्रेम विवाह था, जिसमें माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या एक दूसरे के गुणों पर अनुरूप होकर अपना विवाह कर लेते थे। इस विवाह का प्रचलन अधिकतर गांधर्व जाति के लोगों में था, अतः इसे गांधर्व विवाह कहा गया। गंधर्व प्रेम विवाह एक तरह का प्रेम विवाह, जिसमें माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या वे एक दूसरे गुणों पर अनुरूप अपना विवाह कर लेते हैं। प्रचलन अधिकतर गांधर्व जाति में था, इसलिए गंधर्व विवाह भी कहा गया है। राक्षस विवाह। राक्षस विवाह इसमें बलपूर्वक एवं कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता है। महाभारत में इसे छात्र धर्म कहा गया। यह विवाह प्राचीन काल की युद्धकर्मी जातियों में से प्रचलित था। राक्षस विवाह बलपूर्वक एवं कन्या का अपहरण। महाभारत में छात्र धर्म। और फिर पेशाच
विवाह, इसमें छल द्वारा कन्या के शरीर में अधिकार किया जाता था। यह निष्कृष्ट विवाह, अंत के 4 प्रकार के विवाह को अंत के 4 को शास्त्रकार मान्यता नहीं। 16वां संस्कार है अंत्येष्टि, जीवन का अंतिम संस्कार। अंत्येष्टि या मृत्यु पर किया जाने वाला दाह संस्कार। धारी संस्कार, धारी संस्कार शहरियाम, धारी संस्कार शहरिया जनजाति में प्रचलित। धारी संस्कार में व्यक्ति के पुनर्जन्म में विश्वास संबंधी धारणाओं की मान्यता देते हैं। जन्म से संबंधित अन्य रीति रिवाज, जन्म से संबंधित अन्य रीति रिवाज, जन्म से संबंधित अन्य रीति रिवाज, जिसमें आगरणी हो गया। गर्भाधान के 8 माह पश्चात आयोजित संस्कार, आगरणी 8 माह पश्चात आयोजित, जिस पर गर्भवती महिला की माता महिला के लिए घाट या ओढ़नी व मिठाई घेवर भेजती थी। आगरणी गर्भाधारण के 8 माह पश्चात गर्भवती महिला की माता महिला के लिए घाट व ओढ़नी व मिठाई घेवर भेजती थी। दूसरा है नाण, जच्चा बच्चा का प्रथम स्थान नाण। तीसरा है सुआ, बच्चे के घर को सुआ। बच्चे के जन्म के बाद इस संस्कार के तहत सारे घर की शुद्धि हो जाती थी। थाली बजाना, पुत्र के जन्म के समय घर की बड़ी औरतें कांसे की थाली बजाती थी, जबकि लड़की के जन्म पर सूप या थादला बजाया जाता है। पुत्र के जन्म पर और कांसे की थाली, पुत्र के जन्म पर कांसे की और लड़की के जन्म पर सूप या थादला। पनघट पूजा है कुआ पूजन, इस प्रकार को जलवा पूजन भी कहते हैं। बालक के जन्म के कुछ दिनों पश्चात 21वें दिन कुआ पूजन करने की रस्म पूरी की जाती है। इस अवसर पर घर परिवार और मोहल्ले की स्त्रियां बच्चे की मां जच्चा को लेकर देव देवता की खाते हुए कुएं पर जाती है। कुएं पर जल की पूजा की जाती है। पनघट पूजा है कुआ पूजन, जलवा पूजन। बालक के जन्म के कुछ दिनों पश्चात 21 दिन कुआ पूजन। जामना, जामना प्रथम प्रसव के उपरांत जच्चा व ससुराल पक्ष को दिए जाने वाले वस्त्राभूषण। प्रथम प्रसव के उपरांत बच्चा या ससुराल पक्ष को दिए जाने वाले वस्त्राभूषण, अर्थात पुत्र जन्म पर नाई बालक के पगले सफेद वस्त्र पर हल्दी से अंकित कर लेकर बालक के ननियाल जाता है। जच्चा के पीहर पक्ष या बालक ननियाल पक्ष नाना या मामा की ओर से वस्त्राभूषण, मिठाई और आदि भेंट करना जामना कहलाता है। बालक की मां हेतु पीली ओढ़नी लेकर आते हैं। अकीको, मुस्लिम बच्चों का मुंडन व नामकरण संस्कार अकीको कहलाता है। अच्छा, बच्चे के जन्म के 8वें दिन बहन बेटियां घुर पर बुलाई जाती है। इस दिन बहनें आज्ञा करती है तथा सातिया स्वास्तिक चिन्ह भेंट करती है। सातिया मांगलिक चिन्ह जो खुशी व विजय का सूचक है। सुहावड़, प्रसूता को सौंठ, अजवाइन, घी, खांड के मिश्रित लड्डू बनाकर खिलाए जाते हैं। इसे मारवाड़ में सुहावड़ कहा जाता है। ढूंढ, बच्चे के जन्म के पश्चात ढूंढ पर फाल्गुन शुक्ल 11 अर्थात प्रथम होली पर फाल्गुन की शुक्ल की 11 फाल्गुन शुक्ल 11 अर्थात प्रथम होली पर किया जाने वाला संस्कार। ढूंढ होली पर फाल्गुन शुक्ल 11 को मतलब होली। मोहल्ले गांव के लोग फाल्गुन के गीत गाते हैं। बच्चे शिशु घर जाते हैं। बच्चे के परिवार का बड़ा व्यक्ति बच्चे को गोद में लेकर लकड़ी के पाटे बाजोट पर बैठ जाता है। मोहल्ले के 2 आदमी एक लंबी लाठी के दोनों सिरों को अपने हाथों में पकड़ बच्चे के ऊपर उसे आड़ी स्थिति में रखते हैं। मोहल्ले के अन्य लोग जिनके हाथ में डंडे होते हैं उस लाठी पर डंडों से धीरे धीरे प्रहार करते हैं, जिसे तड़ तड़ की आवाज निकलती है। इस रस्म के अनुसार कुछ आशीर्वाद स्वरूप कार्यों का उच्चारण किया जाता है। इसके पश्चात घर का मुखिया सभी आगंतुकों को कुछ पैसे, मांगलिक गुड़, मिठाई इत्यादि देता है। बच्चे के जन्म के पश्चात प्रथम होली पर ननिहाल पक्ष की तरफ से कुछ उपहार, वस्त्र, मिठाई व फूले भेजे जाते हैं, जिन्हें ढूंढ कहा जाता है। दसोटन पुत्र जन्म के 10 दिन या 10 माह बाद किया जाने वाला उत्सव समारोह दसोटन। जोधपुर राजघराने में पुत्र जन्म के 10वें दिन दसोटन पर कुलदेवी नागनीति माता सहित विभिन्न देवी देवता की मोहर भेंट की जाती है। बपतिस्मा संस्कार ईसाई समुदाय में प्रचलित है।
बपतिस्मा संस्कार। यहाँ ईसाई समुदाय में नवजात शिशु के नामकरण की एक रस्म है, जिसमें नवजात शिशु को पादरी अपनी गोद में बिठाकर शिशु को ललाट पर शुद्ध जल से परोस बनाकर उसका नामकरण करते हैं। विवाह से संबंधित रीति रिवाज। पहले तो हो गए जन्म से संबंधित। जन्म से संबंधित में कौन कौन से हो गए? बपतिस्मा संस्कार ईसाई समुदाय में प्रचलित। दसोटन पुत्र जन्म के 10 दिन या 10 माह बाद जन्म से संबंधित। बपतिस्मा संस्कार दसोटन 10 दिन बाद। दसोटन जन्म से संबंधित संस्कार में हो गए। जन्म से संबंधित रीति रिवाज। आगरणी गर्भाधान के 8 महीने पश्चात गर्भवती महिला की माता महिला के लिए घाट ओढ़नी व मिठाई। आगरणी जन्म के संबंधित अन्य रीति रिवाज। नाण आगरणी नाण सुआ थाली बजाना पनघट पूजा कुआ पूजन जामणा जामणों अकीको आख्या सुआवड़ ढूंढ और दसोटन और बपतिस्मा संस्कार। अब आएंगे विवाह से संबंधित रीति रिवाज। विवाह से संबंधित रीति रिवाज। सगाई कन्या के विवाह के लिए लड़का रोकने की रस्म रुपया नारियल शगुन के रूप में सगाई कहलाती है। वागड़ क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर में वागड़ क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर में इसे टेवलिया या सगपण भी कहते हैं। टीका या तिलक। सगाई होने के बाद शुभ मुहूर्त पर कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिया जाने वाला द्रव्य। इस अवसर पर नगद राशि वस्त्र आभूषण फूल मिठाई आदि भेजे जाते हैं। इस प्रथा को टीका कहा जाता है। जबकि वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष के लिए होने वाला यह पता गोद भराई। चिकनी कोतली सगाई के बाद वर पक्ष की ओर से वधु के लिए जो गहने कपड़े मिठाई आदि दी जाती है उसे चिकनी कोतली कहते हैं। चिकनी कोतली सगाई के बाद वर पक्ष की ओर से वधु के लिए लगन पत्रिका पीली चिट्ठी। वर वधु पक्ष द्वारा विवाह की तिथि साहू तय कर कन्या पक्ष वालों की तरफ से पंडित द्वारा लगन पत्रिका लिखकर भिजवाते हैं। वर वधु पक्ष द्वारा विवाह की तिथि साहू तय कर कन्या पक्ष वालों की तरफ से पंडित द्वारा लगन पत्रिका लिखकर भिजवाते हैं। कुमकुम पत्रिका इसमें वैवाहिक कार्यक्रम का तिथिवार उल्लेख होता है। विवाह कार्यक्रम की परिजनों और रिश्तेदारों को सूचना देने हेतु यह दोनों पक्षों द्वारा छपवाई जाने वाली निमंत्रण पत्रिका है। कुमकुम पत्रिका या निमंत्रण पत्रिका। वैवाहिक कार्यक्रम का तिथिवार उल्लेख कुमकुम पत्रिका में। विवाह कार्यक्रम की परिजनों और रिश्तेदारों को सूचना देते हुए दोनों पक्षों द्वारा छपवाई जाती है। राजस्थानी परंपरा के अनुसार पहला निमंत्रण पत्र रणथंभौर जी के गणेश जी को ताकि सभी कार्य मंगलमय तरीके से पूर्ण हो। खेहटियो विनायक विवाह के अवसर पर प्रतिष्ठित स्थापित की जाने वाली गजानन विनायक की मूर्ति को मूर्ति या खेहटियो विनायक कहलाती है। सावी या सावो विवाह का शुभ मुहूर्त सावो। छात विवाह में नाई द्वारा किया जाने वाला दस्तूर विशेष। इस रस्म पर दिया जाने वाला नेग छात कहलाता है। विवाह में नाई द्वारा किया जाने वाला दस्तूर विशेष। इस रस्म पर दिया जाने वाला नेग छात कहलाता है। बरी पड़ला बारात के साथ वर के घर से वधु के लिए वर के घर से जूतियां आभूषण मेहंदी चूड़ा फल मिठाई आदि भेजे जाते हैं। इसे बरी पड़ला कहा जाता है। बरी पड़ला में लाए गए वस्त्र आभूषण चूड़े को वधु विवाह के समय धारण करती है। बरी वधु की पोशाक को कहा जाता है तथा उसके साथ ले जाने वाले मेवे मिठाइयां फूलों को पड़ला कहा जाता है। बरी पड़ला बारात के साथ वर के घर से वधु के लिए कपड़े जूतियां आभूषण मेहंदी चूड़ा फल मिठाई आदि भेजे जाते हैं। इसे बरी पड़ला में लाए गए वस्त्र आभूषण चूड़े को वधु विवाह के समय धारण करती है। बरी वधु की पोशाक को कहा जाता है। साथ में ले जाने वाले मेवे मिठाइयां फूलों को पड़ला कहा जाता है। मुकदना विनायक की स्थापना के बाद घर में जलाने के लिए लाई गई लकड़ियां। तेल चढ़ी वरीय कन्या के तेल चढ़ाने का उत्सव विवाह से 5 या 7 दिन पहले सुहागिन स्त्रियां वर के तेल चढ़ाती है। वधु के तेल उबटन लगाने का रिवाज बारात के घर जाने पर ही होता है, क्योंकि तेल चढ़ी वधु कुंवारी नहीं रह सकती। तेल चढ़ाने की रस्म से आधा विवाह मान लिया जाता है।
राजस्थान में कहावत प्रसिद्ध है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इसलिए वर आने के बाद ही तेल चढ़ाने की रस्म की जाती है। बांध बैठाना या पाठ बैठाना, यह रस्म विवाह आरंभ का प्रतीक मानी जाती है। बांध बैठाना या पाठ बैठाना, यह रस्म विवाह आरंभ की प्रतीक मानी जाती है, जिसे शुभ मुहूर्त में दूल्हे या दुल्हन को चौकी या पाठ पर बैठाकर गीत पिलाकर मंगल गीतों के साथ संपन्न की जाती है। काकंडोरा, बांध बैठने के बाद वर के दाहिने हाथ में मौली का धागा या काकंडोरा या मांगलिक सूत्र, जिसमें राई नमक लाख लोहे के छल्ले के साथ राई नमक लाख लोहे के छल्ले के साथ बांधा जाता है। वधु के लिए काकंडोरा बड़ी पल्ले के साथ भेजा जाता है। वधु के लिए काकंडोरा बड़ी पल्ले के साथ भेजा जाता है। लोक विश्वास के अनुसार इसे नगर से बचाने हेतु बांधा जाता है। चाक पूजन, विवाह के पूर्व वर वधु के घर की महिलाएं गाजे बाजे के साथ कुमार के घर जाकर चाक या मिट्टी के बर्तन बनाने के मोटे पत्थर का चक्कर पूछती है और लौटते समय स्वागनी स्त्रियां सिर पर मिट्टी के घड़े जेगड़ या बासन रखकर लाती है। घर पहुंचने पर दवाई दामाद से उतारता है, उसे नेक भी दिया जाता है। बत्तीसी नूतना भात या मायरा नूतना, विवाह के अवसर पर वर तथा वधु की माता अपने पिया जाकर पिता या भाई को मायरा भात बनने का निमंत्रण देती है, जिसे बत्तीसी नीवतनी कहा जाता है। वह अपने साथ 32 मांगलिक वस्तुएं जैसे गुड़ पतासा गेहूं कदलिया नारियल सुपारी फल इत्यादि ले जाती है। पेड़ वाले इन सभी वस्तुओं को सहस्र ग्रहण करते हैं, जिसे 32 झेलनी कहा जाता है। विवाह के समय वर वधु के मामा की ओर से वर तथा वधु की मामा की ओर से मामा ननियाल पक्ष अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार जो वस्त्र आभूषण रुपया इत्यादि देते हैं, उसे मायरा या भात बनना कहा जाता है। वधु के मामा को ओर से दी जाने वाली पोशाक कोरणिया, वधु के मामा की ओर से दी जाने वाली पोशाक कोरणिया, मामा द्वारा वधु के मामा की ओर से दी जाने वाली पोशाक कोरणिया, मामा द्वारा वधु की माता हेतु लाई गई ओढ़नी बाला चूनड़ी तथा वधु के लिए लाई गई ओढ़नी कमर जोड़ और जिम्मी ओढ़नी कहलाती है। वधु के मामा की ओर से दी जाने वाली पोशाक कोरणिया, मामा द्वारा वधु की माता को ओढ़नी दी जाती है, उसे बाला चूनड़ी। वधु के लिए लाई गई ओढ़नी कमर जोड़ और जिम्मी ओढ़नी। बिंदोरी या बिंदोली, विवाह के एक दिन पहले रात्रि में वर की बिंदोरी निकाली जाती है। इसके अंतर्गत वर को घोड़ी पर बैठाकर गाजी बाजी के साथ गांव मोहल्ले में घुमाया जाता है, जिसे स्त्रियां मांगलिक गीत गाती है। विशेष बिंदोरी नृत्य झालावाड़, बिंदोरा, बंदोरो इसका अर्थ आमंत्रित करने से है। इस प्रथा के तहत वर व कन्या के विवाह के पहले दिन तक उनके कुटुंबियों व इष्ट मित्रों के घर पर दिया जाने वाला भोजन खाना बिंदोला, बंदौली, बंदरो कहा जाता है। सर्वप्रथम ब्राह्मण बिंदोरा देने की परंपरा है, अर्थात ब्राह्मण घर पर वर व वधु को आमंत्रित कर प्रथम बिंदोरा देता है। निकासी, विवाह के दिन प्रातः या उसके एक दिन पहले वर की सवारी के साथ प्रस्थान करने वाली बारात की शोभा यात्रा निकासी कहलाती है। विवाह के एक दिन पहले या इसके एक दिन पहले वर की सवारी के साथ प्रस्थान करने वाली बारात की शोभा निकासी। इसी समय दूल्हे को माता का स्तनपान कराया जाता है, जिसे दूध चूमनी रस्म कहा जाता है, जिसका आशय है कि बेटा मेरे दूध की लाज रखना। इसी समय घोड़ी पर सवार वर के पीछे उसकी छोटी कुंवारी बहन पीछे पीछे चलती हुई शगुन के लिए वर पर राई या लूण आरती हुई जाती है। मुठ भराई, बारातियों के बीच बैठकर वर के सामने थाल में कलदार रुपये रखकर उसकी मुट्ठी में शगुन के रूप में कलदार रुपये सिक्के लेने को कहा जाता है मुठ भराई। इस रस्म को मुठ भराई कहा जाता है। टूटिया की रस्म, बारात जाने के पश्चात दूल्हे के घर रात्रि में महिलाओं द्वारा रखा जाने वाला नकली विवाह टूटिया कहलाता है। एक स्त्री पुरुष वेश धारण कर बनती है, दूसरी स्त्री वधु बनती है, फिर विवाह की प्राय सभी विधि रस्मों का अभिनय किया जाता है। इस रस्म का प्रारंभ श्री कृष्ण व रुक्मणी के विवाह से माना जाता है। रस्म का प्रारंभ, टूटिया की रस्म का प्रारंभ श्री कृष्ण व रुक्मणी के विवाह से। प्रदान, राजपूत समाज में बारात के वधु के घर पहुंचने पर वधु के पिता, भाई
या संबंधी द्वारा बारात का आगे आकर स्वागत करना। प्रदान, बाराती वधु के घर पहुंचने पर वधु के पिता भाई संबंधी द्वारा बारात का आगे आकर स्वागत करना प्रदान कहलाता है। सामेला मधुपर्क या ठुमावा, सामेला मधुपर्क ठुमावा, वर का वधु के घर पहुंचने पर वधु का पिता अपने संबंधियों के साथ गांव के प्रांगण में वर पक्ष का स्वागत, पिता अपने संबंधियों के साथ गांव के प्रांगण में वर पक्ष का स्वागत करता है, इसे सामेला कहते हैं। सामेला के पश्चात बारात को जनवासा, बारात का डेरा में ठहराया जाता है। इसके बाद वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा सीखने व गाली गीत गाए जाते हैं। तोरण मारना, विवाह के अवसर पर वधु के पिता के घर के मुख्य द्वार पर लगाया जाने वाला सप्तभुजा, पंचभुजा या गोलाकार मांगलिक चिन्ह जो लकड़ी के कांच से बना होता है, जिस पर भगवान गणेश जी की मूर्ति एवं पक्षियों चिड़िया मयूर तोता, गणेश जी की मूर्ति चिड़िया मयूर तोता के चित्र बने होते हैं। विवाह के समय पर घोड़ी पर बैठे छड़ी या तलवार या नीम की छड़ी से 7 बार तोरण को स्पर्श करता है। राजपूत जाति में तोरण को तलवार से स्पर्श किया जाता है। तोरण मारना एक प्रकार से वर की शूरवीरता या शक्ति की परीक्षा करना भी रहा है, इसलिए तोरण को मुख्य द्वार पर अधिक ऊपर बांधने की परंपरा रही है। पहले एक ही वधु को ब्याने के लिए कई वर आ जाते थे, जो ऊंचे बंधे तोरण को पहले मारने में सफल हो उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। तोरण और तोरण थम आने पर महिलाएं शुभ गीत गाती है। अखे खातेड़ारा बेटा थे चतुर सुजान, तोरणियों घड़ लाया चमकनिए रुखारो। झाला मेला की आरती, विवाह की एक रस्म है झाला मेला की आरती, जिसमें तोरण द्वार पर वर की सास, वधु की मां अथवा बुआ सास द्वारा दीपक भरे थाल से दूल्हे की आरती उतारी जाती है, जिससे झाला मेला की आरती, नमक आरती या परछन, झाला मेला की आरती नमक आरती या परछन भी कहते हैं। कमारी जान, विवाह के समय एक दिन पूर्व आने वाली बारात। कंवारी जान, विवाह के समय या एक दिन पूर्व आने वाली बारात कंवारी जान। कंवारी जान का जीवन, वधु के घर पर बारात को पानी ग्रहण फेरों से पूर्व दिया जाने वाला भोज। कंवारी जान का जीवन, वधु के घर पर बारात को पानी ग्रहण या फेरों से पूर्व दिया जाने वाला भोज कंवारी जान का जीवन कहलाता है। कंवर का लेवा, विवाह संपन्न होने के बाद दूसरे दिन प्रातः दूल्हा व उनके मित्र वधु के घर जाते हैं। उनको कराया जाने वाला स्वल्पाहार नाश्ता कंवर का लेवा कहलाता है। स्वल्पाहार नाश्ता कंवर का लेवा कहलाता है। परणी जान का जीवन, विवाह संपन्न होने के बाद दूसरे दिन प्रातः वधु के घर पर बारात जान को दिया जाने वाला भोज परणी जान का जीवन तथा शाम को दिया जाने वाला भोज बड़ी जान का जीवन कहलाता है। परणी जान का जीवन, विवाह संपन्न होने के बाद दूसरे दिन प्रातः वधु के घर पर बारात जान को दिया जाने वाला भोज परणी जान का जीवन तथा शाम को बड़ी जान का जीवन। पहनगी, पहनने के बाद परणी जान का जीवन। मुकुलानी, विवाह संपन्न होने के बाद दिया जाने वाला भोज जिसमें परिवार के लोग व घनिष्ठ मित्र शामिल होते हैं। मुकुलानी, विवाह संपन्न होने के बाद भोज जिसमें परिवार के लोग व घनिष्ठ मित्र शामिल होते हैं। मुकुलानी। फेरे, भावर, पलेटो, फेरे, भावर या पलेटो, वैदिक परंपरा अनुसार अग्नि के समक्ष वर और वधु 7 बार परिक्रमा करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं, जिसमें फेरे या सप्तपदी कहते हैं। फेरे या सप्तपदी कहते हैं। प्रथम 3 फेरों के समय वधु वर के आगे रहती है और चौथे फेरे वर आगे हो जाता है। चौथे फेरे के पश्चात लड़की पराई मानी जाती है। इसके बाद वह वर के बाईं ओर बैठती है, तब उसे पत्नी का दर्जा प्राप्त हो जाता है। महाभारत क्षेत्र में इस अवसर पर स्त्रियों द्वारा एक लोकगीत भी गाया जाता है। पहलो फेरीले मारी लाडो बाई दादो साने लाडली, दूजो फेरीले मारी लाडो बाई बाबू साने लाडली, तीजो फेरोले मारी लाडो बाई बाबू साने लाडली, चौथो फेरो लियो मारी लाडो बाई हो ये पराई। अन्य बोल, पहले फेरे दादारी बेटी, दूजे फेरे बुआरी भतीजी, तीजे अगले फेरे मामारी भांजी, चौथे फेरे हो ये पराई। कर्म मुकावनी, फेरों के बाद वर वधु के पाणी ग्रहण हथलेवा छुड़ाते समय दिया जाने वाला एक प्रकार का नेक। फेरों के बाद वर वधु के पाणी ग्रहण या हथलेवा छुड़ाते समय दिया जाने वाला एक प्रकार का नेक कर्म मुकावनी। फिर इसके बाद में हीरावणी, ससुराल में नववधु दुल्हन को
दिया जाने वाला कलेवा ही रावण। ससुराल में नववधु को दिया जाने वाला कलेवा ही रावण। बरोटी, विवाह के बाद नव दुल्हन के स्वागत में किया जाने वाला बरोटी। विवाह के बाद नववधु दुल्हन के स्वागत में किया जाने वाला भोज बरोटी। कन्यावल, विवाह के दिन वधु के माता पिता, बड़े भाई बहन तथा परिवार के बुजुर्गों द्वारा किया जाने वाला उपवास कन्यावल कहलाता है। इसे अखनाल भी कहते हैं। इसमें भोजन पानी ग्रहण संस्कार फेरों के बाद ही किया जाता है। कन्यावल में बहु बंदोली, नववधु के स्वागत में संबंधियों द्वारा किया जाने वाला भोजन बहु बंदोली कहलाता है। नववधु के स्वागत में संबंधियों द्वारा किया जाने वाला भोजन बहु बंदोली। ओजन, उजनो या दहेज। ओजन, उजनो या दहेज, कन्या की विदाई के समय दिया जाने वाला सामान। दहेज के समय वधु पक्ष की ओर से वर की माता को दी जाने वाली पोशाक। सासू छाबड़ा, कन्या की विदाई के समय दिया जाने वाला सामान। दहेज के समय वधु पक्ष की ओर से वर की माता को दी जाने वाली पोशाक सासू छाबड़ा कही जाती है। माया की गे, एक वैवाहिक संस्कार। माया की गे, एक वैवाहिक संस्कार। माया की गे, एक वैवाहिक संस्कार जिसमें विवाह की वेदिका से फेरों से उठने के बाद दूल्हा और दुल्हन माया की गे में सिर झुकाने जाते हैं। वधु के घर में स्थित मंदिर को माया कहते हैं। छोटा छोटी खेलना, विवाह उपरांत की रस्म जिसमें विवाह के बाद वधु के ससुराल आने पर देवी देवता एवं कुल देवता के सामने वर वधु गठजोड़े के साथ ढोक देते हैं। इसके बाद वर वधु गीत गाती स्त्रियों के समूह झुंड के बीच गोलाकार घूमते हुए हरे नीम की टहनी से एक दूसरे को मारते हैं, जिसे छोटा छोटी का खेल। दूल्हे के बाद दुल्हन अपने देवर के साथ साथ की खेलती है। पैरावनिया रंगदरी, बारात विदाई के समय वधु पक्ष द्वारा वर वधु एवं बारातियों को नगद राशि उपहार भेंट किए जाते हैं। पहले सभी बारातियों को सापा पगड़ियां पहनाई जाती थी, अतः इस रस्म को पैरावनी कहा जाता था। इस रस्म को रंगदरी भी कहा जाता है, क्योंकि विदाई के समय वर वधु के पक्ष के लोग एक दूसरे को गुलाल या रंग लगाते हैं। यह अंतिम वैवाहिक रस्म है जो वर वधु के घर पर संपन्न होती है, जो वधु पक्ष के घर पर। उसके बाद वधु वर के साथ ससुराल चली जाती है। माटो या माटा, विवाह के पश्चात वधु की विदाई के साथ ही वधु पक्ष द्वारा वधु की सास वर की माता के लिए एक नए मटके में भर कर भेजी जाने वाली नगद खाजा मिठाई आदि वस्तुएं माटो कहलाती है। सीख या भेंट, राजस्थान में विवाह के बाद वर वधु एवं बारातियों को सीख देकर विदा किया जाता है। सीख या भेंट, राजस्थान में विवाह के बाद वर वधु की बारातियों को सीख देकर विदा किया जाता है। बारना या दरवाजा या रोकना, बारना रोकना या बाहर रुकाए। विवाह उपरांत जब वर वधु पहली बार वर के घर में प्रवेश करते हैं तो द्वार पर वर की बहन या बुआ कुछ दक्षिणा मेघ लेकर उन्हें घर में प्रवेश होने देती है। इसे बाहर रुकाई कहते हैं। जात देना, विवाह के दूसरे दिन वर व वधु गांव में अपने देवी देवता के थान व मंदिर पर प्रसाद व नारियल चढ़ाकर ढोक देते हैं, जिसे देवता ढोकना या जात देना। विवाह के दूसरे दिन वर व वधु गांव में अपने देवी देवताओं के थान व मंदिर में प्रसाद व नारियल चढ़ाकर ढोक देते हैं, जिसे देवता ढोकना या जात देना कहते हैं। हथ बोलना, विवाह के पश्चात नवागंतुक वधु के प्रथम परिचय संबंधी एक रस्म जिसमें घर की सभी स्त्रियां नववधु के साथ भोजन करती है। हथ बोलना, विवाह के पश्चात नई वधु आगंतुक के प्रथम परिचय संबंधी एक रस्म जिसमें घर की सभी स्त्रियां नववधु के साथ भोजन करती। रियाण, पश्चिमी राजस्थान मुख्यतः बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर में विवाह के दूसरे दिन अफीम द्वारा मेहमानों की मान मनोबल करना रियाण कहलाता है। अर्थात यह रियाण पश्चिमी राजस्थान में खुशी या गम के समय निकटतम संबंधियों मित्रों के मेल मिलाप हेतु किया जाने वाला आयोजन है। रियासत काल में घास या कसुम्बो, अफीम में पानी का घोल पिलाकर आगंतुक का स्वागत किया जाना प्रचलित था। ननिहारी, राजस्थान में पिता द्वारा बेटी को विवाह के बाद प्रथम बार विदा कराकर घर लाने की परंपरा ननिहारी कहलाती है। राजस्थान में पिता द्वारा बेटी को विवाह के बाद प्रथम बार विदा कराकर घर लाने की परंपरा ननिहारी। बडार, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा आयोजित किया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज जिसमें वर पक्ष अपने रिश्तेदारों परिचितों का आमंत्रित, इसे आजकल आशीर्वाद समारोह भी कहा जाता है। बहू की चढ़ी,
बहु खिचड़िया बहु थाल, बहु खिचड़िया बहु थाल विवाह उपरांत वर के यहाँ वधु के स्वागत हेतु किया जाने वाला भोज बहु थाल कहलाता है। बहुरात, बहुरात या रात्रि जगह, विवाह के पश्चात वधु के ससुराल आने पर प्रथम रात्रि को किया जाने वाला रात्रि जागरण, जिसमें स्त्रियां पितरों देवी देवताओं आदि के गीत गाती है। रात्रि जोगा, मुकलावा या गोना या आणो या आना, मुकलावा गोना आणो आना, मुकलावा गोना आणो आना, मुकलावा या गोना या आणो या आना। विवाहित अवयस्क कन्या को वयस्क होने पर उसे अपने ससुराल भेजना मुकलावा करना या गोना कहलाता है। विवाहित अवयस्क कन्या को वयस्क होने पर उसे अपने ससुराल भेजना मुकलावा करना या गोना कहना। दूसरी बार ससुराल भेजना क्या, जैसे पहली बार शादी हुई तब और फिर वयस्क हुई तब। जिसे वधु के परिवार वाले अपनी पुत्री को वस्त्र गहने एवं भेंट आदि विदा करते हैं। वर्तमान में परिपक्वावस्था वयस्क अवस्था में विवाह होने के कारण गोना विवाह के साथ ही कर दिया जाता है। ओलंदी, नववधु के साथ उसका छोटा भाई या छोटी बहन या परिवार का कोई निकट संबंधी जाता है तो यह प्रथा ओलंदी कहलाती है। मेवाड़ में ओला लिंडी कहते हैं। जुआ दुई, विवाह के दूसरे दिन कवर कलेवा के बाद दोपहर को, विवाह के दूसरे दिन कवर कलेवा के बाद दोपहर को वर वधु को जुआ जुई खिलाया जाता है। इसके अंतर्गत एक बर्तन में जल व दूध भरकर वर वधु के सामने रखकर उसमें अंगूठी पेश आदि डाल दिए जाते हैं। वर वधु में से जिसके हाथ में अंगूठी आ जाती है वही विजयी होता है। ऐसा 7 बार किया जाता है। सांकड़ी की रात, बारात विदा होने प्रस्थान से एक दिन पहले रात्रि को मेल मेल की गांठ होती है जिसे सांकड़ी की रात कहा जाता है। बारात विदा होने प्रस्थान होने से एक दिन पहले रात्रि को मेल की गांठ होती है जिसे सांकड़ी की रात कहा जाता है। बिहाना, विवाह के दिनों में प्रातःकाल सुबह गाए जाने वाले मांगलिक गीत बिहाना। सुहाग थाल, भोजन का थाल जिसमें कुछ सुहागिनी स्त्रियां नवागंतुक वधु के साथ भोजन करती है, इसे सुहाग थाल कहते हैं। कुछ सुहागिनी स्त्रियां नवागंतुक वधु के साथ भोजन करती है, सुहाग थाल कहा जाता है। कोथला, पुत्री के प्रथम जापा होने पर जमाई उसके परिवार वालों को बुलाकर भेंट देना। कोथला, पुत्री के प्रथम जापा होने पर जमाई व उसके परिवार वालों को बुलाकर भेंट देना। कोथला। छेड़ा छेड़ी, विवाह के समय पानी ग्रहण हथलेवा लेते समय वर वधु के दुपट्टे और चुनरी के छेड़े में लगाई जाने वाली गांठ, वर वधु के दुपट्टे और चुनरी के छेड़े में लगाई जाने वाली गांठ छेड़ा छेड़ी। रोडी या घूरा पूजन, रोडी या घूरा पूजन रात्रि जोगा की दूसरे दिन बारात रवाना होने से पहले स्त्रियां वर को घर के बाहर रोड़ी या कूड़ा कचरा गोबर आदि डालने की जगह पूजने हेतु ले जाती है। स्त्रियां वर को रात्रि जोगा के दूसरे दिन बारात रवाना होने से पहले स्त्रियां वर को घर के बाहर रोड़ी मतलब कूड़ा कचरा गोबर आदि डालने की जगह पूजने हेतु ले जाती है। वर लोहे की ताकला रोड़ी धूरा में घोप कर उसकी पूजा करता है। ताकला और रोड़ी का कुछ अंश जिन्नार के दिन कोठियार विवाह भोजन आदि का सामान रखने का भंडार कक्ष में रख दिया जाता है। वागड़ में अकूड़ा पूजन कहते हैं। वागड़ में अकूड़ा पूजन कहते हैं। पेशारो, पेशारो विवाह के बाद दूल्हा दुल्हन के गृह प्रवेश की एक रस्म जिसमें दूल्हे के घर के चौक आंगन में कतार में रखी 7 थालियों को दूल्हा तलवार की नोक से एक दाईं व एक बाईं की ओर करने से सरकाता है तथा पीछे दुल्हन और उसकी जेठानी उन थालियों को इकट्ठा करती है। इकट्ठी करते समय थालियों की आवाज आना अशुभ माना जाता है। बार चुड़ाई, विवाह की एक रस्म जिसमें दूल्हे की राह उसके ससुराल के घर द्वार पर सालियों द्वारा रोकी जाती है। तब दूल्हा कुछ विशिष्ट शब्दों का उच्चारण कर बार छुड़ाता है। बार छुड़ाई, विवाह की एक रस्म जिसमें दूल्हे की राह उसके ससुराल के घर द्वार पर सालियों द्वारा रोकी जाती है। तब दूल्हा कुछ विशिष्ट शब्दों का उच्चारण कर बार छुड़ाता है। नीली घोड़ी नवलखी मोतिया जड़ी लगा मंदिया मारक छोड़ दो साला करू सलाम। चारी प्रथा, चारी प्रथा केरार क्षेत्र टोंकड़ी लवाड़ा में प्रचलित जिसमें विवाह के समय दहेज लड़की वाले नहीं देकर लड़के वाले देते हैं, इसमें नगद राशि लड़के वाले देते हैं, इसमें नगद राशि। चारी प्रथा। खांडा विवाह,
खांडा दोधारी सीधी तलवार को वर की अनुपस्थिति में विवाह हेतु दूल्हे के पति के रूप में बारात के साथ भेजा जाता था। दुल्हन 3 फेरे खांडे तलवार के साथ तथा चौथा फेरा वर के लौटने पर वर के साथ लेती थी। इस प्रकार विवाह का अधिकतर राजा महाराजाओं में प्रचलित था। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह 1843-73 ने जामनगर गुजरात के राजा विरमल सिंह की पुत्री के साथ खांडा विवाह किया था। जोधपुर के तख्त सिंह ने जामनगर गुजरात की विरमल की पुत्री खांडा विवाह किया था। दुख, शोक, मृत्यु से संबंधित रीति रिवाज व रस्में। मृत्यु की आत्मा को परलोक में शांति प्रदान करने हेतु कई रस्में की जाती है। इन्हीं रस्मों को शोक या दुख की रस्में कहते हैं। मृत्यु के बाद किए जाने वाले प्रमुख रीति रिवाज। बैकुटी। बैकुटी बांस या लकड़ी से तैयार की गई अर्थी या सैया जिसमें मृत शरीर को शमशान तक ले जाया जाता है उसे बैकुटी कहा जाता है। वधु व्यक्ति की शव यात्रा में बैंड वाले रामधुन रघुपति राघव राजा राम पति तपाओं सीताराम बजाए चलते हैं। लापा मृतक के ज्येष्ठ पुत्र या भाई द्वारा 3 परिक्रमा करने के बाद सीता को मुखाग्नि दी जाती है। इस क्रिया को लापा कहा जाता है। मृतक के सिर में भी घी डालकर कपाल क्रिया संपन्न की जाती है। इसे अंत्येष्टि कहा जाता है। मृतक के सिर पर घी डालकर कपाल क्रिया संपन्न की जाती है। इसे अंत्येष्टि कहा जाता है। लापा मृतक के ज्येष्ठ पुत्र या भाई द्वारा 3 परिक्रमा करने के बाद सीता को मुखाग्नि दी जाती है। बखेर या उछाल वधु व्यक्ति की मृत्यु होने पर शव यात्रा के दौरान सिक्के, कौड़ियां, रुपए, फूल, गुलाल, चावल बिखेरे या उछाले जाते हैं जिसे भिखारी उठा लेते हैं। इस रस्म को बखेर या उछाल कहा जाता है। दंडोत कहीं कहीं पर बैकुटी के आगे मृत व्यक्ति के या महिला के पोते व परपोते दंडवत प्रणाम करते हुए शमशान घाट तक ले जाते हैं। इस रस्म को दंडोत कहते हैं। आदेठा या पिंडदान घर से शमशान घाट तक बीच के रास्ते में किसी भी चौराहे पर अर्थी बैकुटी को दिशा परिवर्तन किया जाता है। इस क्रिया को आदेठा कहा जाता है। बैकुटी में जाने वाले व्यक्ति निकटतम संबंधी होते हैं। बैकुटी ले जाने वाले व्यक्ति के निकटतम संबंधी होते हैं जिन्हें कांदिया कहा जाता है। आदेठा के समय जौ के आटे से बनाया गया पिंड गाय को खिलाया जाता है। जौ के आटे से बनाया गया पिंड गाय को खिलाया जाता है जिसे पिंडदान भी कहा जाता है। भद्दर दाह संस्कार के समय मृत व्यक्ति के पुत्रों या संबंधियों द्वारा सिर, दाढ़ी व मूछे के बाल कटवाने की एक प्रथा अर्थात वृद्ध लोगों में मृत्यु उनके निकट संबंधी बाल कटवाया करते थे जिसे भद्दर होना कहा जाता है। सतरवाड़ा किसी भी मृत्यु के उपरांत परिवार वालों के पास संवेदना प्रकट करने का स्थान। उस स्थान पर जाजम बिछाकर 12 दिन तक बैठते हैं। ऐसे स्थान पर बैठने की क्रिया या रस्म को सतरवाड़ा कहा जाता है। सतरवाड़ा किसी भी मृत्यु के उपरांत परिवार वालों के पास संवेदना प्रकट करने का स्थान व उस स्थान पर जाजम बिठाकर 12 दिन तक बैठते हैं। ऐसे स्थान पर बैठने की क्रिया या रस्म को सतरवाड़ा कहा जाता है। हुक्का भरने जाना मृतक के घर सतरवाड़ा में बैठने के लिए जाने को हुक्का भरने जाना कहते हैं। पानीवाड़ा यदि किसी व्यक्ति को प्रदेश या दूसरे स्थान पर मृत्यु हो जाती है तो उसकी सूचना आती है। इस मृत्यु समाचार संदेश को सुनावनी कहते हैं। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य अपने सगे संबंधियों द्वारा किसी तालाब पर जाकर स्नान करते हैं। इस प्रकार के स्नान को पानीवाड़ा कहते हैं। फूल चुनना एकत्रित करना मृत्यु के तीसरे दिन मृतक के परिवारजन शमशान में जाकर मृतक की दांत हड्डियां चुनकर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर सुरक्षित रखते हैं। इसे फूल चुनना कहते हैं। यह हड्डियां बाद में गंगा जी हरिद्वार में प्रवाहित करने हेतु भेजी जाती है। तिया या तियो मृत्यु के तीसरे दिन सगे संबंधियों व मित्रों द्वारा शोक काव्युक्त परिवार को सांत्वना देने हेतु बैठक की जाती है। इसी दिन शमशान में जल से भरा घड़ा तथा पके हुए चावल रखे जाते हैं। उठावना मृतक के पीछे रखी जाने वाली 3 या 12 दिवसीय बैठक की समाप्ति को उठावना या उठावना कहते हैं। गंगाजलि मृतक की अस्थियां गंगा तीर्थ स्थल में प्रवाहित करने के पश्चात गांव के व्यक्तियों को दिया जाने वाला भोज। मृतक की अस्थियां गंगा तीर्थ स्थल में प्रवाहित करने के पश्चात गांव के व्यक्तियों को दिया जाने वाला भोज गंगाजलि। धोवन मृतक की भस्मी व अस्थियां गंगा नदी या तीर्थ स्थान में डालकर सगे संबंधियों को दिया जाने वाला भोज। दोवनिया मृतक के 12वें दिन मृतक के 12वें दिन घर की शुद्धि के लिए पानी से भरे जाने वाले घड़े मटके। अशौच निवारणार्थ ओसर 12वीं पुरुष की मृत्यु पर 12वें दिन तथा स्त्री की मृत्यु पर 13वें दिन मृतक के निकटतम संबंधी द्वारा अपने संबंधियों व ब्राह्मणों जाति समाज वालों को भोजन करवाना।
मृतक के 12वें दिन का भोजन ठीचोवा घड़ोटिया, ठीचोवा घड़ोटिया भी गलत है, इसे नुक्ता भी कहते हैं। ठीचो व घड़ोटिया। मोसर ओसर 12वां नुक्ता। दोसर, व्यक्ति द्वारा अपने जीते जी किया गया मोसर मृत्युबोध, दोसर गलत है। अपने जीते जी किया गया मोसर, दोसर गलत है। पगड़ी बांधना या पगड़ी का दस्तूर। मृतक के 12वें दिन मृतक के सबसे बड़े पुत्र अथवा उत्तराधिकारी को पगड़ी बांधी परिवार का उत्तरदायित्व सौंपना। ज्येष्ठ पुत्र या उत्तराधिकारी के ससुराल से गुलाबी रंग के साफे लाए जाते हैं। सफेद साफे उतारकर उनके स्थान पर गुलाबी रंग के साफे बांधने की यह परंपरा बदलना कहलाती है। उदयपुर राजघराने में इस अवसर पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को महीदीप छापदार व जोधपुर में कपड़ बरदार, जोधपुर में कपड़ बरदार और मेवाड़ में उदयपुर राजघराने में महीदीप छापदार कहा जाता है। लाण। मृत्युबोध के अवसर पर निमंत्रणों को दी जाने वाली मिठाई, बर्तन आदि की भेंट लाण कहलाता है। ओक। किसी पूर्व त्योहार विशेष के दिन परिवार के किसी सदस्य को मृत्यु हो जाने के कारण उस परिवार में उस पर्व त्योहार को नहीं मनाया जाता, जबकि उसी त्योहार के दिन लड़का पुत्र का जन्म न हो, यह प्रथा ओक कहलाती है। किसी पूर्व या त्योहार विशेष के दिन परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण उस परिवार में उस पर्व त्योहार को नहीं मनाया जाता, जब तक कि उसी त्योहार के दिन लड़का पुत्र न हो, यह प्रथा ओक कहलाती है। श्राद्ध। आश्विन माह के प्रथम पखवाड़े में मृत्यु की मिति तिथि के दिन परिवार वाले ब्राह्मण गाय, कन्या व कौओं को भोजन करवाते हैं, जिसे श्राद्ध कहते हैं। आश्विन माह के प्रथम पखवाड़े में मृतक की मृत्यु की मिति या तिथि के दिन परिवार वाले ब्राह्मण गाय, कन्या व कौओं को भोजन करवाते हैं, श्राद्ध कहते हैं। मुकाण। मृतक के घर पर संवेदना प्रकट करने को जाने की क्रिया या भाव मुकाण। मृतक के घर पर संवेदना प्रकट करने की जाने की प्रक्रिया मुकाण। डांगड़ी की रात। मृतक के 12वें दिन के एक दिन पूर्व की रात को किया जाने वाला जागरण डांगड़ी की रात कहलाता है। 12वें दिन के एक दिन पूर्व की रात को किया जाने वाला जागरण डांगड़ी की रात। तीर्थ स्थानों हरिद्वार पुष्कर आदि से लौटकर करवाया जाने वाला रात्रि जागरण भी डांगड़ी की रात कहलाता है। फूल पधराना। विधि विधान के साथ दिवंगत परिजनों की अस्थियों व चिता भस्म को बहती जलधारा गंगा की जलधारा में प्रवाहित करने की क्रिया को फूल पधराना कहा जाता है। अन्य रीति रिवाज। अन्य रीति रिवाज में प्रथाएं। नांगल। नया मकान बनाने के बाद निर्मित गृह के प्रवेश की रस्म नांगल। अहेड़ा या शिकार। राजपूताने में होली के दिन शिकार करने के रिवाज को अहेड़ा या शिकार। राजपूताने में होली के दिन शिकार करने को रिवाज या अहेड़ा। बड़ा परंपरा। धनौत गांव सापुरा भीलवाड़ा में मकर संक्रांति के अवसर सभी जातियों के लोग सामूहिक रूप से दड़ा या कपड़े की बनी गेंद खेलते हैं। धनौत गांव सापुरा में मकर संक्रांति में सभी जातियों के लोग दड़ा या कपड़े की बनी गेंद खेलते हैं। सतारा प्रथा। यह जैन धर्म में प्रचलित सतारा प्रथा। इसमें अन्न जल आदि त्याग कर शरीर का त्याग किया जाता है। सतारा प्रथा जैन धर्म में। धरेजा। अविवाहित पुरुष या विधुर द्वारा अविवाहित स्त्री व विधवा से आपसी सहमति से विवाह करना धरेजा। अविवाहित पुरुष या विधुर द्वारा अविवाहित स्त्री व विधवा से आपसी सहमति से विवाह करना धरेजा या घरेजा कहलाता है। देवर पट्टा। देवर गट्ठा या वट्टा। देवर गट्ठा या वट्टा। ज्येष्ठ भ्राता की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी का विवाह उसके अविवाहित छोटे भाई के साथ कर दिया जाता है, इसे देवर गट्ठा विवाह कहा जाता है। टीका दौड़। मेवाड़ में प्रचलित इस प्रथा के तहत नया राजा गद्दी पर बैठते ही किसी पड़ोसी शत्रु राज्य पर चढ़ाई कर उसके किसी नगर या गांव को हस्तगत कर लेता था। यदि वो शत्रु नहीं है तो मेवाड़ महाराणा अपने क्षेत्र के भील मेर आदि के गांवों पर हमला कर इस रस्म को पूरा करता था। तागा करना। आत्महत्या के लिए शरीर पर शस्त्र आदि से घाव करना। आत्महत्या के लिए शरीर पर शस्त्र आदि से घाव करना तागा करना। गांव बारण रसोई। राजस्थान में प्रचलित एक लोक परंपरा। जब पावस ऋतु प्रारंभ तो किसान लोग गांव के बाहर रसोई बनाकर इंद्र देवता की पूजा करते हैं। सोने की निस्सरनी चढ़ाना। राजस्थान में प्रचलित इस परंपरा अपने वंश की चौथी पीढ़ी के पुत्र प्राप्ति के पश्चात पितामह अपने पुत्र को गोदी में बिठाकर अपने पैर का अंगूठा सोने की निसरनी में स्पर्श करवाता है। इस रस्म के पूरे होने के बाद सोने की सीढ़ी का सोना
बहन बेटियों को नेक के रूप में वितरित किया जाता है। सोने की निशानी चढ़ा। राजस्थान में प्रचलित इस परंपरा में अपने वंश की चौथी पीढ़ी की पुत्र प्राप्ति के पश्चात व्रत पितामह अपने पुत्र को गोदी में बिठाकर अपने पैर का अंगूठा सोने की निशानी से स्पर्श करवाता है। इस रस्म के पूर्व के बाद सोने की सीढ़ी का सोना बहन बेटियों के नेक के रूप में वितरित। जोहर। युद्ध में विजय की आशा समाप्त हो जाने पर राजपूत स्त्रियों द्वारा अपने शील सतीत्व की रक्षा किए जाने वाला सामूहिक आत्मदहन जिसे जोहर करना कहा गया। केसरिया करना। अपनी पराजय को निश्चित मानकर राजपूत योद्धाओं द्वारा शत्रु के समक्ष आत्मसमर्पण करने के बजाय केसरिया वस्त्र धारण कर शत्रु को मौत के घाट उतारते हुए स्वयं भी वीरगति को प्राप्त। केसरिया करना। जमर। जमर पुरुषों द्वारा जोहर करना। जमर 1586 में मोटा राजा उदय सिंह के समय आवापाली में पुरुषों ने जोहर किया था। मोटा राजा उदय सिंह था तब आवापाली के लोगों ने जोहर किया था, जिसे जमर पुरुषों द्वारा जोहर करना। जमर। राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं आ गई।